Hello everyone, this is me Sakshi Jain. Welcome back to this channel. So today we will be understanding about the Government of India Acts 1919 and 1935. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के बारे में आज समझना है. इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा अबाउट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, राइट. तो हमने पढ़ा अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट. कौन कौन से इंडियन काउंसिल्स एक्ट हैं? एक तो 1861 का हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था अबाउट 1892 और एक हमने पढ़ा था 1909. ठीक है, 1909. इसी को ही हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं इसी को, 1909. अब काउंसिल्स क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मेजरली जो वाइसरॉय की जो काउंसिल है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे हमें. ठीक है, अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1935 की बात करेंगे. सो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है, अब देखिए ये जो है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. अब मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मॉन्टगू इस टाइम पे वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ठीक है, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बताइए कहाँ पे बैठ रहा है? ये आप मुझे आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन. और जो चेम्सफोर्ड है, ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. So Montagu was the Secretary of State and Chelmsford was the Viceroy of India at that time. जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये इंडियंस के लिए लाया गया था. तो अब देखिए इसकी बैकग्राउंड समझनी है. सो रीज़न क्या था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने का? तो रीज़न था, देखिए 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई. अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था इंडियंस का सपोर्ट. तो इंडियंस ने सपोर्ट किया. अब इंडियंस ने सपोर्ट क्यों किया? देखिए इंडियंस को ये लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी डिमांड्स मान लें. ठीक है, तो अब ये जो डिमांड्स थी इंडियन की डिमांड्स, ये कब रखी गई? ये 1916 के लखनऊ पैक्ट में ये जो डिमांड है इसको फ्रेम किया गया. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आई, ठीक है, ये डिमांड्स रखने. तो इसको हम क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट. क्यों? क्योंकि जो सेशन है वो कहाँ हुआ था? वो लखनऊ में हुआ था. ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था? और यहाँ पे जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था? स्प्लिट हुआ था बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो यहाँ पे जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने भी साथ में आके डिमांड्स रखी थी. ठीक है, तो इसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं मेनली इस वजह से क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उन्होंने साथ में आके अपनी डिमांड्स रखी. तो नेक्स्ट ईयर ही क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर ही जो मॉन्टगू है, मॉन्टगू हु वॉज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, हु वॉज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वो एक ऑगस्ट डिक्लेरेशन लेकर आए. ठीक है, क्योंकि अगस्त में आया था 1917 के अगस्त में, इस वजह से इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं. तो इसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और इसको मॉन्टगू डिक्लेरेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा? इसमें मॉन्टगू ने ये कहा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने ये कहा कि वी विल हैव प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. तो इन्होंने बात करी प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया की. मतलब भारत में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी वो भारत की सरकार लिखेगी. ठीक है, तो जो भारत की सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उस वो किन लोगों से बनेगी? मेंबर्स कौन होंगे? जो भारतीय ही होंगे. ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है? कि भारत की सरकार जो है वो भारतीयों से ही बनेगी. तो भारत के लोग ही भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शामिल होने वाले हैं. सो दिस वाज द मॉन्टगूज अगस्त डिक्लेरेशन. सो 1918 में क्या हुआ कि मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए. सो जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए. ठीक है, तो अब ये जो मॉन्टगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, ये हमें समझना है. इसके मेन फीचर्स जो हैं ये हमें समझने हैं. तो सबसे पहले कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रोल है वो हमें पता है वो किसके बीच में है. देखिए जो लंदन में कौन बैठा हुआ है? अब तक आपने मैं होप कर रही हूँ अब तक आपने आंसर दे दिया होगा कि लंदन में बैठा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना. और इंडिया में कौन है? इंडिया में कौन है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, है ना, वाइसरॉय ऑफ इंडिया. इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, है ना, ये सब बताया था मैंने आपको. और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ही विल बी असिस्टेड बाय अ 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया. और जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है इसको कौन असिस्ट करेगा? इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो इसको असिस्ट करने वाली है, जो एग्जीक्यूटिव मैटर्स देख रही है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन के मैटर्स देख रही है. और दूसरी तरफ क्या है? एडिशनल मेंबर्स जो किसको? लेजिस्लेटिव काम संभाल रही है. ठीक है, लॉ मेकिंग का काम संभाल रही है.
ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या कहा, देखिए कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो लखनऊ पैक्ट है उसकी एक डिमांड थी कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसकी जो सैलरी है वो इंडिया ही पे कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया क्यों पे कर रहा है भाई इसकी सैलरी, ये तो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, तो फिर इंडिया क्यों पे करेगा भाई इसकी सैलरी, इसकी सैलरी तो ब्रिटेन से ही आनी चाहिए ना। तो ये इनकी डिमांड थी द सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुड बी पेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नॉट फ्रॉम इंडियन फंड्स। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने जो बेसिकली ब्रिटिश सरकार है उसने बोला कि भाई ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये दो काम कर रही है, एक तो ये संभाल रही है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, और एक इसका काम है एजेंसी वर्क का, बेसिकली एम्बेसी टाइप जो वर्क होता है, एम्बेसी रिलेटेड वर्क जो है वो संभाल रही है। तो ये कह रही है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो इस चीज़ के लिए कि इसकी जो सैलरी है वो ब्रिटेन से आनी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हम इस पोस्ट को डिवाइड कर देते हैं, एक हो गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक होगी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये क्या करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल ओवरसी द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, एंड जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया है अब ये कौन सा काम करेगा, एजेंसी वर्क। तो इन्होंने क्या कहा कि चलो भाई अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी हम दे देंगे, इसकी सैलरी कहाँ से आएगी, ब्रिटेन से आएगी, पर ये जो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एजेंसी वर्क कर रहा है, ठीक है, एम्बेसी रिलेटेड वर्क कर रहा है, तो इसकी सैलरी कहाँ से आएगी, इंडियन फंड से, तो इसकी सैलरी तो अभी भी इंडियन फंड से ही आने वाली है। ठीक है, सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं जिसके, तो सो ही विल बी पेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जिसका काम क्या है, एजेंसी वर्क है, एंड ही विल बी पेड फ्रॉम द इंडियन फंड्स। ठीक है, तो इसने जो पोस्ट है ये डिवाइड कर दी, एक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरा है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले ये दोनों काम ही, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स और एजेंसी वर्क, पहले ये दोनों काम ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट संभाल रहा था, पर अब क्या है, इन जो इस काम को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो एजेंसी वर्क विल नाउ बी अंडरटेकन बाय द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। इतना आया समझ। अब इसने क्या बोला कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या चेंजेस करे, इसने कहा कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है, इसमें क्या कहा था कि ओनली वन मेंबर, ये देखिए ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर्स हैं, इसमें 6 मेंबर्स में से सिर्फ एक मेंबर जो है वो इंडियन होना चाहिए, ओनली वन मेंबर कैन बी इंडियन इन दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज ला दिया गया कि ठीक है भाई एक नहीं 3 आ सकते हैं, सो 3 मेंबर्स ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय विल बी कमिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, सो नंबर ऑफ इंडियंस इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंक्रीज टू 3। और क्या क्या इसने चेंज किया, मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल, तो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक कितने थे, 6 मेंबर्स थे, तो 2 मेंबर और ऐड कर दिए, तो टोटल हो गए कितने, 8 मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल कितने हो गए, 8 मेंबर्स, और इंडियंस की संख्या बढ़ा दी, इसमें 1 से 3 कर दी। ठीक है, 1919 के एक्ट में, याद रखना 1909 के एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने हैं, टोटल कितने हैं, 6 मेंबर्स हैं, और उन 6 मेंबर्स में जो एक मेंबर होगा वो इंडिया से आएगा, और 1919 के एक्ट में टोटल कितने हो गए, 8 मेंबर्स, और उसमें से 3 मेंबर्स जो हैं, 3 मेंबर्स आने वाले हैं इंडिया से। राइट, अब एक और काम क्या हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर काम है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिए इन्होंने। सो बाई कैमरलिज्म क्या होता है, देखिए बाई कैमरलिज्म इसका मतलब है 2 हाउसेस। ठीक है, अभी भी जो हमारा पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऐसे ही एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है, तो ऐसे ही इस टाइम पे सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वहाँ पे बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे कौन कौन से हाउसेज हैं, एक है लोअर हाउस और दूसरा है अपर हाउस। फर्स्ट जो लोअर हाउस है उसको कहेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस है उसको हम कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। सो लोअर हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस इज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपर हाउस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि देखो भाई ये जो टर्म है, ठीक है, मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जो टर्म है वो 3 इयर्स की रहेगी। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी मेंबर आने वाला है उनकी वो कितने साल तक रहेंगे मेंबर, 3 साल के लिए, और काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए कितने साल तक रहने वाले हैं, 5 साल के लिए। ठीक है, ये भी एक डिमांड थी, ठीक है, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके कितने, उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो टर्म है वो 5 इयर्स होनी चाहिए। पर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई हमने डिवाइड कर दी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी एक और एक होगी काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो मेंबर्स की टर्म कितनी है, 3, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए कितनी, 5 साल है।
फिर यहाँ पे मेंबर्स की संख्या भी बढ़ा दी। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने हैं 145 मेंबर्स हैं। अब काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने हैं टोटल 60 मेंबर्स हैं। ठीक है, और दोनों में ही लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और काउंसिल ऑफ स्टेट में भी, ठीक है, लोअर हाउस में भी अपर हाउस में भी, दोनों में ही मेंबर्स इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे। तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हैं और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट में भी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे कुड बी बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। तो ऑफिशियल कौन से मेंबर हैं? जो पहले से ही ब्रिटिश सिविल या ब्रिटिश मिलिट्री पोस्ट में हैं, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट और नॉमिनेट होके आ सकते हैं, राइट। तो ये जो है ये सेंट्रल लेजिस्लेचर पूरा जो है उसका स्ट्रक्चर है। एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेचर में वाइस रॉय है। वाइस रॉय की क्या है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एडिशनल मेंबर्स हैं जो लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं, है ना। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो कौन सा काम कर रही थी? वो कर रही थी अबाउट द लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम, एग्जीक्यूशन का, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रही थी वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 हाउसेस। तो बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ठीक है, बाई कैमरलिज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हो गया लोअर हाउस जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक हो गया अपर हाउस जिसको हम कहते हैं जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म है, मेंबर्स की टर्म कितनी होगी 3 ईयर्स, और इसके लिए मेंबर्स की टर्म कितनी हो गई 5 ईयर्स, ठीक है। अब दोनों में ही इलेक्टेड मेंबर्स भी हैं, याद रखिएगा ये बात, ये दोनों में ही इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड भी हैं, ठीक है। इसमें भी इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड भी है, ठीक है। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे कुड बी बोथ ऑफिशियल ऑल्सो एंड नॉन ऑफिशियल ऑल्सो। सो हियर ऑल्सो दे कुड बी बोथ ऑफिशियल ऑल्सो एंड नॉन ऑफिशियल ऑल्सो। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए, सेपरेट इन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी इंट्रोड्यूस किया। 1909 को में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला था? मुस्लिम्स को मिला था, ठीक है। अगर आपको याद होगा ये मुस्लिम लीग की डिमांड भी थी, ठीक है, सेपरेट मुस्लिम्स को के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना। तो यहाँ पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है। और 1/3 ऑफ द सीट्स नाउ विल बी गिवन टू मुस्लिम्स। तो टोटल जो मेंबर्स हैं उसमें 1/3 सीट्स किसको दी गई? मुस्लिम्स को। तो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे फर्दर जो है एक्सपैंड किया गया, किनको? यूरोपियन सिख लैंडलॉर्ड्स। देखिए, एंग्लो इंडियंस, बेसिकली यहाँ पे किसको दिया गया है? एंग्लो इंडियंस, सिख, यूरोपियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सपैंड कर दिया था इनके लिए, ठीक है। और टोटल इलेक्टेड इंडियंस कितने हैं इसमें? 125, ठीक है। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। टोटल इलेक्टेड कितने हो गए इसमें? 125 इंडियंस, ठीक है। टोटल इलेक्टेड इंडियंस हैं, ये याद रखना, ठीक है, 125। तो लेजिस्लेटिव देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लोअर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली और जो अपर हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है वोट सप्लाई का। ये जो लोअर हाउस है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके पास पावर है वोट सप्लाई की, वोट सप्लाई, वेरएज इसके पास ये पावर नहीं है। अब वोट सप्लाई क्या है? पावर टू अग्री और नॉट टू एग्री ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रपोजल। मतलब जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उस पर वो अग्री भी कर सकती है लोअर हाउस, और उस पर डिसअग्री भी कर सकती है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। पावर टू एग्री और नॉट टू एग्री ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रपोजल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे अगर किसी भी लॉ को पास होना होगा तो वो दोनों हाउसेस से पास होएगा। पहले लोअर हाउस के पास जाएगा, ठीक है, लोअर हाउस से एक बार पास हो गया, फिर वो अपर हाउस के पास जाएगा, फिर अपर हाउस से पास हो गया तो वो फाइनली जो है उसको पास माना जाता है। सो पहले वो लॉ किसके पास जा रहा है? लोअर हाउस के पास, फिर वो लॉ किसके पास जा रहा है? अपर हाउस के पास, ठीक है। दोनों से पास हो गया तो ठीक है। और अगर किसी ने भी उस लॉ पे डिसएग्री कर दिया तो उसके लिए हमारे पास जॉइंट सिटिंग्स का प्रावधान भी है, ठीक है। तो फिर जॉइंट सिटिंग कंडक्ट होती थी टू रिजॉल्व द डेडलॉक, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। देखिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या हुआ? डायरकी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरकी क्या है? डायरकी, डाई एंड आर्की, ठीक है। डाई मीन्स डबल एंड आर्की इज गवर्नमेंट, तो डबल गवर्नमेंट। अब ये डबल गवर्नमेंट क्या है भाई?
ठीक है, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 है, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोविंशियल लेवल पे देखिए गवर्नर है, फिर गवर्नर को असिस्ट करने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एडिशनल मेंबर्स हैं। ठीक है, अब ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं इसमें से कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें से कुछ इंडियंस को मिनिस्टर्स का दर्जा दे दिया गया। तो डबल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक हो गया रिजर्व सब्जेक्ट और एक है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो सॉरी फॉर यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, दिस इज अपोजिट। ठीक है, सो रिजर्व सब्जेक्ट्स को कौन हैंडल करेगा? रिजर्व सब्जेक्ट्स विल बी हैंडल्ड बाय गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को कौन हैंडल करेगा? दीज मैटर्स विल बी हैंडल्ड बाय द गवर्नर जनरल एंड द इंडियन मिनिस्टर्स। ओके, तो एक बार देख लेते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। देखिए, रिजर्व सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि गवर्नर जनरल अपने लिए रिजर्व कर रहा है। ठीक है, नाम से समझिए रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सो गवर्नर जनरल इज रिजर्विंग सम सब्जेक्ट्स फॉर हिमसेल्फ। तो कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे? कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे ही बात करेंगे। इंपॉर्टेंट मैटर्स कैसे? जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? जैसे फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, फॉरेन रिलेशंस या डिप्लोमेटिक मैटर्स हो गए। ठीक है, या फिर करेंसी हो गई, है ना, या फिर डिफेंस हो गया। तो ये सब मैटर जो है ये कौन देखेगा? गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है ये कौन देखने वाला है? ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स देखेगा कौन? गवर्नर जनरल और इंडियन मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम ही देंगे, है ना। तो कौन से काम होंगे? एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में, एग्रीकल्चर। और कौन सा है? हेल्थ। ठीक है, फिर एजुकेशन। ठीक है, तो ऐसे जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। सो आप ये याद रखना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं इसको कौन हैंडल करने वाला है? गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स को कौन हैंडल करने वाला है? गवर्नर एंड इंडियन मिनिस्टर्स। ठीक है, अब मैं इसको जो डॉक्यूमेंट है उसमें इसको करेक्ट कर दूंगी, राइट। और क्या है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में? और क्या हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहली बार जो डायरेक्ट इलेक्शंस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1919 के एक्ट में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस आया। इससे पहले भी इलेक्शंस हो रहे थे। ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से सेंट्रल लेजिस्लेचर में जा रहे हैं लोग, है ना। तो इससे पहले कैसे हो रहे थे? इससे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। पर यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। और यहाँ पे फ्रेंचाइजी दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू एंड एजुकेशन। तो किसी के पास कितना पैसा है, ये कौन कितना एजुकेटेड है, उस बेसिस पे उसको वोटिंग राइट्स दिए जाते थे। ठीक है, और टोटल कितने अराउंड 17,000 लोगों को करीब जो है वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये बोला गया कि अभी हमने ये एक्ट तो बना दिया, हमने इसके मेन प्रोविजंस ला दिए। इस बेसिस पे क्या है, इस बेसिस पे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है वो काम करेगी। पर क्या होगा कि 10 ईयर्स में, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो सेटअप होनी चाहिए टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो गठित होगी। और वो हुई भी, पर एग्जैक्टली 10 ईयर्स बाद नहीं, वो थोड़ा पहले हो गई थी 1927 में। और किस नाम से थी? साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन के नाम से एक स्टैट्यूटरी कमीशन है जो कि गठित की गई थी। ठीक है, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, और क्या हुआ इस एक्ट में? सबसे पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC। सो दिस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी कि इस एक्ट में क्या क्या हुआ था। तो अभी हम रिविजन करेंगे तो इसको दोबारा से देखेंगे। सो नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो सबसे पहले इसका बैकड्रॉप, ठीक है, क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया। अब 1927 में क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन आया। ठीक है, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट।
ठीक है। 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को जो कमीशन रिव्यू करने आया था उसके अगेंस्ट इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, अब प्रोटेस्ट क्यों किया? प्रोटेस्ट इस वजह से किया क्योंकि इस कमीशन में, ठीक है, ये क्या है, ये कमीशन तय करने आ रहा था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसा होगा, और इस कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल मेंबर वॉज इंडियन, and they are coming to review the 1919 act and to suggest constitutional reforms, further constitutional reforms। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट। तो क्या हुआ, जब प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया कि ठीक है भाई, अगर आपको ये लगता है कि साइमन कमीशन जो है वो आपके लिए ठीक से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो सजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसी कमेटी बनाइए, ठीक है, आप एक ऐसा कमीशन खुद गठित कीजिए जिसमें कि इंडिया के ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या सारे सेक्शंस, इंडिया के सारे सेक्शंस इंक्लूडेड हों, ठीक है, जिसमें सबकी बात रखी जा सके। ठीक है, तो ऐसा कोई कमेटी बनाइए और आप अपनी डिमांड्स लेकर आइए। ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे फिर। तो क्या हुआ, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक कमेटी बनी। ठीक है, तो ऑल इंडिया कमेटी बनी और इसमें क्या हुआ, इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, सबसे डिस्कस करके एक नेहरू रिपोर्ट निकाली। नेहरू रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स से जिन्ना असहमत थे, तो इस वजह से बाद में जिन्ना ने भी अपने जो 14 पॉइंट्स हैं वो निकाले। ठीक है, तो अब क्या होगा कि नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ठीक है, और जिन्ना के पॉइंट्स, इन तीनों को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी गई। ठीक है, कहाँ पे, लंदन में। तो 1930 से 1932 तक ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई और इसके बेसिस पे एक वाइट पेपर इशू किया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वाइट पेपर पब्लिश किया, ठीक है, 1933 में, और इसके बेसिस पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का। ये जो है लॉन्गेस्ट ब्रिटिश इरा के टाइम का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, जिसमें कि टोटल 321 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं और 10 शेड्यूल्स हैं। तो ये याद रखना, 321 सेक्शंस, 14 पार्ट्स एंड 10 शेड्यूल्स। ठीक है, तो इसका बैकड्रॉप समझ आया आपको कि बैकड्रॉप क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने का, कि जो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट है और जो जिन्ना के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसने जो वाइट पेपर निकाला था उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट आया है। ठीक है, अब इसके प्रोविजंस क्या थे, देखिए, सबसे पहले कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वही है, उसमें इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। इसमें एक मेजर जो चेंज हुआ था वो ये था, सो पहले क्या था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी, जो कि 15 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसको हटा के, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा के अब उसको एडवाइजर्स बोल दिया गया। ठीक है, एंड टोटल 15 की जगह अब वो मेंबर्स कम कर दिए गए, टोटल 6 मेंबर्स वर देयर। ठीक है, तो 6 मेंबर की एक कमेटी टाइप थी जो एडवाइस करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। ठीक है, और इसी टाइम पे 1935 के एक्ट में इंडिया और बर्मा को अलग किया था। सो अब ही विल बी कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा। ठीक है, और लॉरेंस डंडास वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा। नेक्स्ट कम सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसमें क्या हुआ, देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर में अब अभी तक क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, क्या है, 1919 के एक्ट में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 2 हाउसेज बने थे, वन वाज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अनदर वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। ये था लोअर हाउस और ये था अपर हाउस। ठीक है, तो अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया फेडरल असेंबली। ठीक है, तो इन्होंने बात करी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन। अभी तक क्या है, मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स इसमें और इसमें दोनों में ही मेंबर्स कहाँ से आ रहे थे, प्रोविंसेस से। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से। पर अब क्या है, मेंबर्स जो हैं वो प्रिंसली स्टेट से भी आएंगे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट से भी आएंगे। सो इट वॉज बेसिकली फेडरेशन इन ट्रू सेंस। तो बात तो की थी इन्होंने, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वहाँ से भी मेंबर्स आएंगे, पर जो फेडरेशन वाले जो प्रोविजंस हैं बेसिकली 1935 के एक्ट में, वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने मना कर दिया था ज्वाइन करने के लिए। तो दे ऑल्सो फर्दर एक्सपेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स और किसको मिला है, मेनली इन तीनों को। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, विमेन एंड लेबर। तो मुस्लिम, सिख, यूरोपियंस के पास तो था, तो लैंडलॉर्ड, विमेन, तो विमेन विल ऑल्सो नाउ बी गेटिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, और लेबर को भी सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें दे दिया गया। और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, डायरकी। तो डायरकी एट द सेंटर, ये याद रखना।
तो अभी तक 1919 के एक्ट में डायरकी कहाँ थी? प्रोविंसेस में। यहाँ पे डायरकी किसको दे दी गई? सेंटर को। ठीक है, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार था। ठीक है, साइमन कमीशन ने सजेस्ट किया था कि डायरकी शुड बी एट सेंटर। तो जो सेंटर है, जो बेसिकली सेंटर पे कौन से हैं? फेडरल सब्जेक्ट्स हैं। तो फेडरल सब्जेक्ट्स वर नाउ डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं दे विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय वाइसरॉय और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं दे विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय वाइसरॉय एंड इंडियन मिनिस्टर्स। ठीक है, और जो और क्या है जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, नाउ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो ही सोल अथॉरिटी है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने के लिए। ठीक है, तो सेंटर का कोई इंटरफेरेंस अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे नहीं पढ़ने वाला है। तो प्रोविंसेस में बेसिकली इन्होंने इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी थी। ठीक है, प्रोविंसेस वर गिवन इंटरनल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कर दी थी। प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी थी, ऐसा कह के कि जो सेंटर है अब यहाँ पे वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस सेंटर का नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक था फेडरल सब्जेक्ट्स, एक था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और एक है कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स में कौन लॉज बना सकता है? सेंट्रल असेंबली भी। ठीक है, ये जो फेडरल असेंबली है वो भी बना सकती है, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, ये दोनों मिलकर कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं। एक आता है नेक्स्ट रेजिडुअरी पार्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिडुअरी पार्ट किसको दिए गए? रेजिडुअरी पार्ट्स दिए गए वाइसरॉय। ठीक है, वाइसरॉय को रेजिडुअरी पार्ट्स दे दिए गए। ठीक है, तो अब डायरकी कहाँ आ चुकी है? डायरकी आ चुकी है सेंटर पे, प्रोविंसेस से डायरकी हट चुकी है। ठीक है, ये याद रखना। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मैंने यही बताया हुआ है इसमें कि दे अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंसेस। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स विल नाउ बी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर एंड इंडियन मिनिस्टर्स। तो गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स मिलके जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने वाले हैं, और यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या? कि सेंटर विल नॉट इंटरफेयर इन द लॉज मेड ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द प्रोविंशियल लिस्ट बाय प्रोविंसेस। कि अब जो प्रोविंसेस जो लॉज बनाने वाली हैं, ठीक है, जिन भी सब्जेक्ट पे वो लॉज बनाने वाली हैं प्रोविंसेस के अंदर, उसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई है। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और क्या हुआ है इसमें कि यहाँ पे बॉम्बे वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी, मुस्लिम लीग की डिमांड थी। और जिन्ना की, बेसिकली जिन्ना के 14 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी था कि जो बॉम्बे है उसको सिंध से सेपरेट किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सेपरेशन ऑफ बर्मा। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि बर्मा वो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इसी वजह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी जो पोस्ट है, उसका जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ है इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। ठीक है, बाई कैमरलिज्म अगेन क्या है? 2 हाउसेस, लोअर हाउस एंड एन अपर हाउस। ठीक है, वो कौन कौन सी 6 प्रोविंसेस थे जहाँ पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ? यूपी, बंगाल, मद्रास, आसाम, बिहार एंड बॉम्बे। और क्या हुआ? यहाँ पे एक फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये जो फेडरल कोर्ट है, दे विल ओवरसी, दे विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट, और बिटवीन द स्टेट्स। तो अगर स्टेट्स के बीच में कोई मतभेद होता है या सेंटर और स्टेट के बीच में कोई मतभेद होता है तो उसको कौन रिजॉल्व करने वाला है? उसको करने वाला है फेडरल कोर्ट। ठीक है, अब ये जो फेडरल कोर्ट है ये 1950 में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1950 में इसको सुप्रीम कोर्ट बोल दिया गया। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? दिल्ली में। और यहाँ पे करेंसी को रेगुलेट करने के लिए RBI भी स्टैब्लिश कर दी गई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसमें इतना ही है कि RBI कब स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, फेडरल कोर्ट जो है, जो मॉडर्न डे जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको कब स्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें कंफ्यूजिंग क्या होता है और आपको क्या मेन याद रखना है। देखिए, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। ठीक है, 1919 के एक्ट में सेंटर पे बाइकैमरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया, और प्रोविंसेस में डायरकी है। 1935 के एक्ट में जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, प्रोविंसेस सेंटर पे भी है, सेंटर एंड प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म है। तो अब बाइकैमरलिज्म जो है वो प्रोविंसेस में भी आ गया। प्रोविंसेस कितने? 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म आ गया। ठीक है, और जो सेंटर है, सेंटर पे चली गई डायरकी। तो प्रोविंसेस से हटके अब सेंटर पे चली गई है डायरकी। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रोविंसेस में डायरकी नहीं है। तो ये ही इंपॉर्टेंट है, मेनली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। एक ये आता है कि जो वाइसरॉय है, जो बेसिकली जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास है।
तो रेजिडुअरी पावर्स 1935 के एक्ट में वाइसरॉय को दे दी गई, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। फिर आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, फेडरल कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक, सो ये मेनली आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब इंट्रोड्यूस की गई, 1935 के एक्ट में, ठीक है, 1935 के एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी गई, ठीक। सो 1919 एंड 1935 के एक्ट में मेनली दीज पॉइंट्स वर इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमारे जो भी ब्रिटिश इरा के टाइम के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं ये यहाँ पे सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। 1935 तक हमने 1773 से शुरू किया है, 1773 से हम 1935 तक आए हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 वीडियोज़ हैं जहाँ पे ये सारे एक्ट्स कवर्ड हैं, तो ये 4 वीडियोज़ आप देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर, कीप लर्निंग, and if you really like these videos, do share these videos to your friends and do subscribe to the channel, and thank you so much. Bye, we'll see you in the next lecture.